हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैं हूं प्रिंस और स्वागत करता हूं आपका एक नए क्लास में। तो आज की जो क्लास है उसमें हम लोग कवर करने वाले हैं ईपीएस चैप्टर 3 के बारे में। हम लोग पूरे अच्छे तरह से डिटेल से पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ईपीएस चैप्टर 2 में पढ़ा था वातावरण के बारे में कि वातावरण क्या है, वातावरण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से घटक है, ये सब चीज़ के बारे में हम लोग अच्छे से डिटेल से पढ़ा था। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है देन आप कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है बाजार के बारे में। चैप्टर का नाम हो जाता है विपणन बाजार मूल्यांकन। क्या हो जाता है चैप्टर का नाम, विपणन बाजार मूल्यांकन, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं, मार्केट असेसमेंट बोल सकते हैं। तो इसके बारे में हम लोग को क्या करना है, पूरे अच्छे तरह से पढ़ना है। तो सबसे पहले इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर अच्छे से क्लास करनी है देन आप ये कर लीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि जो क्लासेस की नोटिफिकेशन आएगी, अगली चैप्टर की जो नोटिफिकेशन आएगी वो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप उसको अच्छे से पढ़ सकें। अगर आप इस क्लास को अच्छे से पढ़ लेते हैं 1 to 23 तक जो भी चैप्टर मैं बताऊंगा, तो इसको अगर आप अच्छे से कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो आप 95% मार्क्स आपका कहीं नहीं जाएगा। तो इसको क्या कीजिए, अच्छे से आप स्टडी कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिए, ताकि वो भी इससे क्या कर सके, नॉलेज ले सके। तो चलिए अब हम लोग फर्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है, चैप्टर 3 इसका नाम है विपणन बाजार मूल्यांकन, विपणन बाजार मार्केट असेसमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या कहलाता है, बाजार। क्या कहता है, बाजार। बाजार आखिर होता क्या है, इसको हमको जानना जरूरी है, क्योंकि हम लोग मार्केट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इसमें हमको जानना जरूरी है कि आखिर मार्केट होता क्या है। तो मार्केट हम नॉर्मली भाषा, अपने खुद की भाषा में क्या बोल सकते हैं, मार्केट एक ऐसा जगह, बाजार एक ऐसा जगह है जहां क्या होता है, कोई भी वस्तु के बदले हमें क्या प्राप्त होती है, मूल्य प्राप्त होती है और स्वामित्व का हस्तांतरण होता है। कोई भी प्रोडक्ट का, जैसे कि स्वामित्व का हस्तांतरण कहने का मतलब क्या, कि यहाँ पे मैंने एक प्रोडक्ट क्या किया, यहाँ एक जगह है, मैंने क्या बताया कि बाजार एक जगह है। बाजार क्या है, बाजार एक जगह है जहां क्या होती है, प्रोडक्ट की क्रय विक्रय होती है। कोई भी प्रोडक्ट का, उत्पाद का क्रय विक्रय होता है और वस्तु के बदले में क्या प्राप्त होता है, हमें वस्तु के बदले में हमें मुद्रा प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है, वस्तु के बदले में हमें मुद्रा प्राप्त होती है और स्वामित्व का हस्तांतरण होता है। बाजार एक ऐसा जगह है जहां क्रय विक्रय होता है और वस्तु के बदले में हमें मुद्रा प्राप्त होती है और स्वामित्व का हस्तांतरण होता है। अब इस सब चीज को हमको भी समझना होगा कि क्रय विक्रय तो समझ गए कि बाजार वहां एक ऐसा जगह है जहां कोई भी चीज खरीदा और बेचा जाता है और उसके बदले में हमें मूल्य प्राप्त होता है। स्वामित्व का हस्तांतरण कहने का मतलब क्या, कि यहाँ जो बेचने वाला होगा वो क्या करेगा, कस्टमर को क्या करेगा, देगा। कस्टमर को कोई भी सामान क्या करेगा, बेचेगा। ये कस्टमर है और यहाँ क्या है, बेचने वाला है, सेलर। तो ये सेलर जो है ये क्या करेगा, कस्टमर को बेचेगा। कस्टमर को बेचेगा तो वो जो इसका उससे पहले जब नहीं बेचा हुआ था, जब सेलर के पास था, तो उसका स्वामी, प्रोडक्ट का स्वामी कौन था, सेलर था। स्वामी कौन था, सेलर था। अब जो बेच दिया उसके बदले में क्या हुआ, मुद्रा प्राप्त हुई और स्वामित्व का हस्तांतरण हो गया। स्वामित्व का कहने का, हस्तांतरण कहने का मतलब ये कि जब अब तो इसका स्वामी था, इस प्रोडक्ट का स्वामी ये था, सेलर था, अब क्या हुआ, कस्टमर बन गया उस प्रोडक्ट का। तो यही होता है, बाजार एक ऐसा जगह है जहां पे क्रय विक्रय होता है और स्वामित्व का हस्तांतरण होता है और क्रय विक्रय के बदले में हमें क्या होती है, मुद्रा की प्राप्ति होती है। उत्पाद के बदले में, जो प्रोडक्ट के बदले में हमें क्या प्राप्त होती है, मुद्रा प्राप्त होती है। तो वो उस वैसे जगह को क्या कहते हैं, हम मार्केट कहते हैं। वो चाहे कोई भी चीज हो सकता है। तो ये पॉइंट आप अच्छे से समझ गए हैं कि बाजार आखिर होता क्या है। ये अपनी भाषा में आप इसको अच्छे तरह से लिख सकते हैं। तो बाजार आप समझ गए कि बाजार एक ऐसा जगह है जहां पे क्रय विक्रय होता है और वस्तु के बदले में हमें मुद्रा प्राप्त होती है और स्वामित्व का हस्तांतरण होता है। इसको आप अच्छे तरह से समझ गए होंगे। दोबारा समझाने की आपको जरूरत नहीं है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है, कोई भी क्वेश्चन या एग्जाम में आता है क्वेश्चन, तो आप अच्छे से इसको कवर कर सकते हैं। तो चलिए इस पॉइंट को लिख लीजिए कि बाजार आखिर होता क्या है। अब हम लोग देखेंगे बाजार मूल्यांकन। मेन जो चैप्टर का नाम क्या हो जाता है, बाजार मूल्यांकन, विपणन और बाजार मूल्यांकन, मार्केट असेसमेंट। बाजार मूल्यांकन आखिर होता क्या है, बाजार मूल्यांकन। अगर हम कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं या कोई भी बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं, तो उससे पहले हमें बाजार की मूल्यांकन कर लेना जरूरी है कि बाजार में किस किस चीज़ की आवश्यकता है, किन चीज़ पे कस्टमर का ज़्यादा फोकस है, कस्टमर क्या चाहता है, उसकी मांग क्या है, उसको पूर्ति करने के लिए कैसे पूर्ति किया जाएगा। हर एक चीज़ के बारे में क्या कर लिया जाता है, सोचा समझा जाता है। हर एक चीज़ के बारे में सोच लिया जाता है। हर एक चीज़ के बारे में क्या किया जाता है, समझा जाता है, कि इसमें देखा जाता है, पहले से देख लिया जाता है। बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले उसकी मूल्यांकन कर ली जाती है, उस बाजार की मूल्यांकन कर ली जाती है कि इस बाजार में क्या चीज़ की नीड है, क्या चीज़ की ज़रूरत है, क्या चीज़ डिमांड है कस्टमर में। तो ये सब चीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेना, ये सब चीज़ के बारे में मूल्यांकन करना ही बाजार का मूल्यांकन कहलाता है। आप समझ गए। दूसरा पॉइंट भी आप बहुत ही अच्छे तरह से समझ चुके होंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, आप इसको अच्छे से कवर कर लीजिए। तो अच्छे से लिख लीजिए, इसको राइट डाउन कर लीजिए। तो ये देख लीजिए। अब थर्ड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट आप अच्छे से समझ गए होंगे, फर्स्ट पॉइंट भी, कि बाजार
क्या है, बाजार एक ऐसा जगह है जहां पे क्या होता है, स्वामित्व का हस्तांतरण, किसी वस्तु के बदले में हमें मूल्य प्राप्त होती है। और स्वामित्व का हस्तांतरण, हस्तांतरण कहने का मतलब क्या, एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर होता है। तो ये क्या हुआ, इसका जो मैंने बताया यहाँ पे, तो जो प्रोडक्ट हम सेल कर रहे हैं, मान लीजिए हम सेल कर रहे हैं, आप परचेज कर रहे हैं, तो अभी जो सेल कर रहे हैं तो उस प्रोडक्ट का मालिक कौन है, हम हैं। अभी सेल कर रहे हैं, उससे पहले, सेल करने से पहले प्रोडक्ट का मालिक कौन है, हम हैं। और आप जब परचेज कर लीजिएगा तो वो उस प्रोडक्ट का मालिक जो हमारे पास था, उस प्रोडक्ट का मालिक कौन हुआ, आप हुए। तो क्या उसके बदले में हमें क्या हुआ, मुद्रा प्राप्त हुआ। वो वस्तु आपके पास गया, उसके बदले में मुद्रा प्राप्त हुआ और स्वामित्व का हस्तांतरण हुआ। तो एक जगह से ऑनरशिप का ट्रांसफर हुआ। तो ये समझ गए आप कि उसे ही बाजार कहते हैं, उस जगह को क्या कहते हैं, बाजार कहते हैं। ये समझ गए। बाजार मूल्यांकन क्या था कि किसी भी चीज डिमांड बाजार में का अच्छे तरह से मूल्यांकन करना, बाजार में क्या जरूरत है, कस्टमर का डिमांड क्या है, कस्टमर किस चीज को चाह रहा है, कस्टमर कितने में चाह रहा है, प्रतियोगी जो है वो प्रतियोगी क्या कर रहा है, उसकी क्या मतलब चाल ढाल है, हर एक चीज के बारे में इसमें क्या होता है, देखा जाता है। देख कर क्या होता है, बिजनेस को स्टार्ट किया जाता है। तो ये चीज समझ गया। तीसरा पॉइंट देखिए, बाजार मूल्यांकन करते समय किन किन बातों पे ध्यान देना जरूरी है। मैंने ऊपर भी बताया कि आपको बाजार मूल्यांकन कैसे होता है, बाजार मूल्यांकन क्यों किया जाता है, ये सब चीज बताया। अब देखिए यहाँ क्या है, बाजार मूल्यांकन करते समय, अगर बाजार मूल्यांकन हम लोग करते हैं उस समय हमें किन किन बातों पे ध्यान देना जरूरी है, अत्यंत जरूरी है, इस चीजों पे हम लोग फोकस करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, आप इस सब चीज को राइट डाउन करते जाइए। देखिए क्या है, अगर आप इस क्लास को एक ही चैप्टर मतलब एक ही आपको वीडियो लेक्चर में पूरी क्लास अच्छे तरह से मिल जाएगी, तो आप इसको स्किप नहीं कीजिए और देखिए अच्छे से कि क्या है यहाँ पे, अब क्या बोल रहा है। अब देखिए यहाँ पे ये बोल रहा है कि बाजार मूल्यांकन करते समय किन किन बातों पे ध्यान देना अति आवश्यक है, जरूरत है, किन किन बातों पे ध्यान देना जरूरी है। पहला क्या हो जाता है, डिमांड, मांग। अब बाजार में क्या मूल्यांकन कर रहे हैं तो मांग की कस्टमर का क्या डिमांड है उस पर हमें देखना होगा, इन सब बातों पे ध्यान देना होगा। कस्टमर का मांग क्या है, बाजार में किस चीज की ज्यादा मांग है, किस चीज की मांग ज्यादा है, तो ये सब चीज के बारे में हमको देखना होगा कि अगर मांग जो है वो पूर्ति किधर से होगी, ये सब चीज के बारे में क्या है, हमें डिमांड जो है मार्केट में उसको देख लेना जरूरी है कि मार्केट में किस चीज का डिमांड कितना है, उसी के अकॉर्डिंग हम अपना बाजार स्टार्ट करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग हम अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे। तो ये समझ गया डिमांड। दूसरा देखिए, पूर्ति एवं प्रतियोगिता। क्या है, पूर्ति एवं प्रतियोगिता, पूर्ति, सप्लाई एंड कंपटीशन, इस चीज को भी देख लेना जरूरी है। अगर हम जो मूल्यांकन करते हैं तो उसमें हमको इस बातों पे भी ध्यान देना जरूरी है कि पूर्ति, हमारा जो माल होगा वो हमारा कस्टमर तक कैसे जाएगा, कैसे पूर्ति होगा, ये सब चीज के बारे में ध्यान देना। अब देखिए दूसरा कह रहा है प्रतियोगिता। अब देखना ये भी होगा कि मार्केट जहां हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं वहां पे प्रतियोगी लेवल कितना है, प्रतियोगी कितने हैं, प्रतियोगी के चाल ढाल क्या है, क्या कर रहा है, कितने में दे रहा है, उसी के अकॉर्डिंग हम अपना बिजनेस अगर स्टार्ट करते हैं और प्रतियोगी को देखते हुए उससे कुछ बेहतर करते हैं, देन क्या होता है कि हमारा जो बिजनेस होता है अच्छे तरह से रन करता है। तो ये चीज क्या हो जाता है, पूर्ति एवं प्रतियोगिता क्या हो जाता है, किसमें आ जाता है, बाजार मूल्यांकन करते समय इन सब बातों को ध्यान में रखा जाता है। उत्पाद की लागत एवं कीमत। अब देखिए उत्पाद की लागत, उत्पाद में कितना लागत होगा, उत्पाद में कम से कम लागत करके अच्छा से अच्छा क्या कर सके, उसको मार्केट में डाल सके ताकि कस्टमर जो होगा उससे अट्रैक्ट होगा, उस प्रोडक्ट को लेने के लिए आएगा। क्योंकि जब आप देखते हैं कि प्रतियोगी आपका यहाँ पे आपका कंपनी ये है और प्रतियोगी ये है, उसी चीज को प्रतियोगी अगर 4 रुपये में दे रहा है, आप अगर 4 रुपये में दे रहे हैं और प्रतियोगी 3 रुपये में दे रहा है, 3 रुपये 50 पैसा मान लीजिए, 3 रुपये 50 पैसा में दे रहा है, तो जो कस्टमर होगा किसके पास जाएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल 3 रुपये के 50 पैसा जो में दे रहा है उसी के पास जाएगा। मतलब क्या, यहाँ इसकी मूल्य कम है। तो हर एक चीज अगर बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो इसको भी देखना जरूरी होगा कि प्रतियोगी क्या कर रहा है, प्रतियोगी लेवल क्या है, इसकी क्या हमको कीमत रखना चाहिए, इसकी लागत कितनी होगी, कीमत क्या रखना चाहिए, कोई भी प्रोडक्ट पे कीमत क्या रखना चाहिए ताकि जो कस्टमर होगा फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास आए। तो ये सब चीज के बारे में ध्यान, उत्पाद की लागत, उत्पाद करें उसमें कितनी लागत लगे और कितना हमको प्रॉफिट आए, ये सब चीज के बारे में अगर बाजार मूल्यांकन करते हैं तो हर एक चीज हमको क्या करना होता है, देख लेना जरूरी होता है कि अगर हम बिजनेस कर रहे हैं क्या हमें प्रॉफिट होगी, बिजनेस अगर हम कर रहे हैं तो क्या हमें प्रॉफिट होगी या नहीं, इस सब चीजों के बारे में हमें क्या करना होता है, ध्यान रख लेना जरूरी होता है, अत्यंत जरूरी होता है। तो ये सब चीज किसके अंतर्गत आता है, बाजार मूल्यांकन जब करते हैं तो ये सब पॉइंट को ध्यान में रखना अति आवश्यक है। अब देखिए फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है, फोर्थ पॉइंट कह रहा है नवीनीकरण तथा परिवर्तन, नवीनीकरण, इनोवेशन,
सॉरी इनोवेशन, नवीनीकरण तथा परिवर्तन, ये क्या हो जाता है, नवीनीकरण तथा परिवर्तन। अब देखिए कि कोई व्यवसाय में कुछ यूनिकनेस, कोई भी एक सफल उद्यमी होता है वो क्या चाहता है, हर हमेशा अवसर की खोज करता है, और अवसर की खोज करने से पहले, अवसर की खोज करने के बाद वो क्या करता है कि मार्केट में जो प्रोडक्ट लाता है उसको नवीनतम ढंग से, यूनिक ढंग से लाता है, कोई भी चीज को कुछ नया स्टाइल से लाता है बना के, नया यूनिकनेस करके, ताकि उसका जो प्रोडक्ट होता है सबसे पहले मार्केट में बिकता है और बहुत ही अत्यंत क्या होता है, वो अट्रैक्टिव होता है और कस्टमर उसको सबसे पहले परचेज करते हैं। तो ये सब चीज क्या हुआ कि नवीनीकरण के अंतर्गत आ गया। अगर बाजार मूल्यांकन करते हैं तो एक सफल उद्यमी जो है वो क्या करेगा, अवसर की खोज करके नवीनीकरण, कोई भी प्रोडक्ट को न्यू ढंग से लाके मार्केट में क्या करेगा, लॉन्च करेगा। तो ये सब चीज पे ध्यान देना जरूरी है, नवीनीकरण और तथा परिवर्तन। अब परिवर्तन कहने का मतलब क्या कि मार्केट जिस टाइप का है, अगर कस्टमर इतना ही कोई लो बजट ही कर रहा है, लो बजट को क्या कर रहा है, प्रेफर कर रहा है, ज्यादा वो ले रहा है, लो बजट में ही वो संतुष्ट है, सेटिस्फाइड है, लो बजट में अच्छा से अच्छा सामान मिल रहा है, सेटिस्फाइड है, तो उसके अकॉर्डिंग भी हमको बिजनेस को चलाना होगा। अगर जहां हाई कर रहे हैं, जहां हाई रेंज के जो वैल्यूएबल जो लेंगे लोग, हाई रेंज के प्राइस के जो भी प्रोडक्ट को लेंगे, तो वहां उसी टाइप का मतलब परिवर्तन, जहां जैसा देश वैसा भेष हो जाना जरूरी होगा आपको। तो ये पॉइंट को समझ गए कि आपको बाजार मूल्यांकन करते समय किन किन बातों पर ध्यान देना जरूरी है। बाजार मूल्यांकन करते समय इन सब बातों पर, पहला मांग, पूर्ति एवं प्रतियोगिता, पूर्ति कहाँ से होगा, इस सब चीज के बारे में। तीसरा उत्पाद की लागत एवं कीमत। चौथा नवीनीकरण तथा परिवर्तन। ये सब पॉइंट पे आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान देके चलना पड़ेगा अगर बाजार मूल्यांकन कर रहे हैं तो, मार्केट असेसमेंट कर रहे हैं तो। अब देखिए यहाँ पे क्या है, फोर्थ पॉइंट, अगर बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले हम ये सब चीजें पर ध्यान देना जरूरी है। मार्केट को देखना जरूरी है कि मार्केट में क्या मेरी जो प्रोडक्ट होगी वो अच्छे से चल पाएगी या नहीं, जो मेरी प्रोडक्ट होगी उसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, वो क्या प्रोडक्ट मेरा कस्टमर जो होगा, जो कस्टमर होगा मार्केट में, वो क्या इस चीज को परचेज करेगा नहीं या नहीं। ये सब चीज के बारे में हमें मूल्यांकन कर लेना जरूरी है। बाजार में कितना प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट का बाजार में कितना कीमत है, उसके अकॉर्डिंग हम कितना कीमत रखें ताकि जो कस्टमर होगी वो हमारे पास आएगी। तो ये सब चीज आप बहुत ही अच्छे तरह से समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट देखने से पहले, अगर आपको कोई भी कोर्स करना है अच्छे से, कोई भी कोर्स साइंस स्ट्रीम या आर्ट्स स्ट्रीम या कॉमर्स स्ट्रीम बहुत अच्छे से कोर्स करना है, आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन करना है, देन आप एजुकेशन बाबा ऐप डाउनलोड कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है। वहाँ पे जो भी कोर्स है अच्छे टीचर्स के द्वारा आपको बहुत ही अच्छे ढंग से प्रिपरेशन करवाया जाता है और वहाँ से अच्छे मार्क्स आप गेन कर सकते हैं। तो आप ये कर लीजिए कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए अब देखते हैं हम फोर्थ पॉइंट क्या है। फोर्थ पॉइंट ये है, बाजार मूल्यांकन पर प्रभाव डालने वाला घटक। बाजार मूल्यांकन को प्रभावित करने वाले कौन कौन से घटक हैं, ये सब चीज पे ध्यान दे लेना जरूरी है। फर्स्ट क्या बोल रहा है, सूक्ष्म वातावरण। सूक्ष्म वातावरण मतलब मिनी इन्वायरमेंट, माइक्रो इन्वायरमेंट। माइक्रो इन्वायरमेंट क्या होता है कि इसमें हम लोगों को छोटा सा इन्वायरमेंट होता है, बहुत ही कम आकार का इन्वायरमेंट होता है, इसमें हमको हर एक चीज देख के क्या करना पड़ता है, सूक्ष्म। ये सब क्या है, बाजार मूल्यांकन पर प्रभाव डालने वाले घटक है। ये क्या हो जाते हैं, बाजार मूल्यांकन पर जो प्रभाव डालने वाले घटक है, ये क्या है, सूक्ष्म वातावरण। तो इसको समझ गया। दूसरा क्या है, पूर्ति करने वाला। अब जो सप्लायर, बाजार मूल्यांकन पर प्रभाव डालने वाले कौन कौन से, बाजार मूल्यांकन पर जो प्रभाव डालेगा ये कौन कौन सा है, ये पहला। दूसरा क्या हो जाता है, पूर्ति करने वाला। अब सप्लायर की जरूरत होगी, वो मार्केट में कितना माल सप्लाई होगा, डिमांड के अकॉर्डिंग अगर माल सप्लाई हो रहा है तो क्या है, वो चीज सही है। अदरवाइज अगर डिमांड के अकॉर्डिंग हमारा जो पूर्ति नहीं हुआ, सप्लाई नहीं हुआ, तो क्या होगा कि हमारा मार्केट जो है बहुत ही लो बजट, लो आ जाएगा, हमारी गुडविल बहुत ही खराब हो जाएगी मार्केट में। तो ये चीज, ये सब क्या करता है, बाजार मूल्यांकन पर प्रभाव डालता है। बाजार जो है उस पर प्रभाव डालता है, मार्केट पे प्रभाव डालता है। तो अब देख ली विपणन मध्यस्थ। विपणन मध्यस्थ कौन होते हैं ये भी जान लेना जरूरी है। मार्केट मीडिएटर, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मार्केट मीडिएटर। विपणन मध्यस्थ, मार्केट मीडिएटर। मीडिएटर क्या होते हैं, बीच के। मीडिएटर कहने का मतलब बीच में। जो एक कंपनी है और यहाँ एक कस्टमर है, इस कंपनी से कौन प्रोडक्ट उठाएगा और कस्टमर के पास कैसे पहुंचेगा। तो एक होते हैं थोक विक्रेता, आप जानते होंगे कि थोक विक्रेता होते हैं और फुटकर व्यापारी होते हैं और थोक व्यापारी होते हैं। तो थोक व्यापारी ये क्या करते हैं, इस बिजनेस से डायरेक्ट थोक उठाते हैं और कस्टमर को देते हैं। और फिर ये क्या होता है, एक फुटकर व्यापारी होते हैं, ये थोक व्यापारी के पास जाता है। पहले थोक व्यापारी क्या करता है, थोक व्यापारी फुटकर व्यापारी को देता है और फुटकर व्यापारी क्या करता है, कस्टमर को देता है। तो ये क्या हो जाता है, विपणन मध्यस्थ। मार्केट के बीच के जो मार्केट, विपणन मध्यस्थ कहने का मतलब समझ सकते हैं, मीडिएटर, बीच में, व्यवसाय के बीच में कौन आता है। अगर बिजनेस की जो भी प्रोडक्ट है, हमने बिजनेस किया, उसमें जो भी प्रोडक्ट बन रही है वो कस्टमर के पास कैसे जाएगी। तो ये जो होते हैं थोक व्यापारी, फुटकर व्यापारी, यही सब पहुंचाते हैं। तो ये सब चीज का होना
अत्यंत जरूरी है। देखिए प्रतियोगी, फोर्थ समझ गए प्रतियोगी क्या होते हैं, मैंने बताया ऊपर भी बताया कि प्रतियोगी का क्या इसमें रोल है। प्रतियोगी को देखते हुए अगर हम व्यवसाय को अच्छे से कर रहे, प्रतियोगी अगर यहाँ मैंने भी बताया है कि यहाँ अगर 4 रुपये का आपका प्रोडक्ट है, वो प्रतियोगी जो है 3 रुपया 50 पैसा में ही वही प्रोडक्ट अच्छा प्रोडक्ट है, उसी प्रोडक्ट को दे रहा है, तो कस्टमर सबसे पहले उसी के पास जाएगा। तो हर एक चीज़ के बारे में प्रतियोगी क्या कर रहा है उसको देखते हुए चलना होगा हमें। देन क्या कर सकते हैं, कंपनी हमारी ग्रो होगी। प्रतियोगी के अकॉर्डिंग हम उसको उससे यूनिक चीज़, प्रतियोगी अगर वो चीज़ बेच रहा है वही प्रोडक्ट, उसी प्रोडक्ट में हम यूनिक लगा देंगे, कुछ अलग चीज़ लगा के, डिस्काउंट लगा के, कुछ ऑफर लगा के अगर हम बेचते हैं तो क्या होता है, हमारा प्रोडक्ट जल्दी से जल्दी सेल हो जाता है। तो ये क्या होगा, एक सफल उद्यमी की पहचान है। जो ऐसा काम करता है वो सफल उद्यमी की पहचान है। तो ये समझ गए प्रतियोगी। अब देखिए ग्राहक, बाजार मूल्यांकन में ये भी प्रभाव डालते हैं ग्राहक। ग्राहक के कितने प्रकार होते हैं। उपभोक्ता बाजार, उपभोक्ता बाजार में जो भी ग्राहक होते हैं वो खुद की उपभोग के लिए खुद का जो सामान होते हैं, खुद के जो दैनिक जीवन की उपयोगिता वाली सामान होती है उसको परचेज करते हैं। वैसे ग्राहक क्या करते हैं, उपभोक्ता सरकारी, वैसे ग्राहक क्या करते हैं, उपभोक्ता ग्राहक। और उपभोक्ता बाजार के अंतर्गत क्या होता है कि कस्टमर के जो खुद के लिए होता है उसमें उस चीज़ को, खुद की दैनिक जीवन की उपयोगिता के लिए जो चीज़ होती है उसको बेचा जाता है। अब देखिए सरकारी बाजार, सरकारी बाजार में क्या होते हैं, जो गवर्नमेंट के तरफ से जो भी कोई चीज़ बेचा जाता है वो क्या होता है, सरकारी बाजार होता है। अब पुनः बिक्री बाजार, पुनः बिक्री बाजार कहने का मतलब कि प्रोडक्ट जो हमारा कंपनी में प्रोडक्ट बना, उस प्रोडक्ट को कौन लिया, थोक व्यापारी लिया। थोक व्यापारी जो होता है वो, और जो थोक व्यापारी है, पहला एक थोक व्यापारी है और फुटकर व्यापारी, वो सब क्या करता है, वो मीडिएटर पुनः वो खरीद के फिर से बेचता है। मतलब क्या, उसने बेचा, किसने बेचा, जो कंपनी स्टार्ट किया उसने बेचा, और उसके बाद कौन लिया, थोक व्यापारी या फुटकर व्यापारी, और फिर उसको बेचा। तो ये क्या हुआ, पुनः बाजार हो गया, वो पुनः बाजार के अंतर्गत आता है। ये सब क्या होता है कि इसको इफेक्ट डालता है बाजार मूल्यांकन करते समय, ये सब चीज़ों को देख लेना जरूरी है। अब देखिए जनता, सिक्स्थ पॉइंट क्या कह रहा है, जनता, वित्तीय जनता। वित्तीय जनता कौन होता है, जो कंपनी अगर स्टार्ट करते हैं तो उसमें क्या होता है, वित्तीय जनता की जरूरत, अहम भूमिका होती है। कंपनी की जो भी कंपनी होती है वो क्या किससे लेती है, लोन, जो भी पैसा लेती है, जो भी वित्त लेती है, किससे लेती है, वित्तीय जनता से। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, बैंक, फाइनेंस देने वाली जो भी बैंक है वो बैंक हो जाएगी। प्रचारक जनता, प्रचारक जनता क्या हो गया, प्रचारक जनता कहने का मतलब ये हुआ कि आप कोई भी कंपनी स्टार्ट किए तो उसके बारे में संचार करना, एक दूसरे की जगह से फैलाना उस बातों को कि यहाँ पे कंपनी खुली है, इस प्रोडक्ट का कीमत इतना है, इस पे इतना डिस्काउंट है, हर एक चीज़ के बारे में एक से दूसरे तक, एक से कस्टमर दूसरे तक हर एक जगह फैलाना। वो किस माध्यम से हो सकता है, संचार के माध्यम से हो सकता है, वो टीवी के माध्यम से हो सकता है, वो सोशल मीडिया के माध्यम से हो सकता है। तो ये प्रचारक जनता उसमें आ जाता है। सरकार जनता, सरकार जनता के अंतर्गत क्या होता है कि आपको जो रूल्स हैं उसको फॉलो करना होता है, कंपनी की जो रूल्स होती है उसको फॉलो करना होता है इसके अकॉर्डिंग। तो ये सब क्या हो जाता है, बाजार मूल्यांकन पर प्रभाव डालने वाली घटक हो जाती है। आप इस चीज़ को अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखिए हमारा जो फिफ्थ पॉइंट क्या कह रहा है, फिफ्थ पॉइंट कह रहा है मांग। मांग क्या होता है, डिमांड। डिमांड नॉर्मली आप ये समझिए डिमांड क्या है, ग्राहक में किसी वस्तु अथवा सेवा को खरीदने की इच्छा को मांग कहते हैं। ग्राहक में किसी वस्तु अथवा सेवा को खरीदने की इच्छा, ग्राहक में किसी वस्तु अथवा सेवा को खरीदने की इच्छा जो होती है उसे क्या कहते हैं, मांग कहते हैं। अब जो देखिए ग्राहक यहाँ पे डिमांड कर रहा है कि हमें क्या चाहिए, डिमांड, मार्केट में डिमांड है, शर्ट का, मान लीजिए शर्ट का डिमांड, ये मार्केट है, इसमें डिमांड कस्टमर क्या किया, शर्ट का डिमांड किया। शर्ट का डिमांड क्या, अब शर्ट का डिमांड जो किया इसमें बोला कि हमें वाइट शर्ट चाहिए, हमें ब्लू शर्ट चाहिए, कुछ भी किसी भी टाइप का डिमांड किया, ब्लू शर्ट चाहिए, ब्लैक शर्ट चाहिए, कुछ भी चाहिए। तो वो उसकी इच्छा थी, वो क्या थी, उसकी इच्छा थी कि अच्छा, इच्छा के अकॉर्डिंग उसने मांग किया कि हमें ब्लू शर्ट ही पहनना है, तो वो उसकी इच्छा थी। तो यह क्या बोल रहा है, ग्राहक को किसी वस्तु, कोई वस्तु अथवा सेवा को खरीदने की इच्छा, परचेज करने की इच्छा हुई, इच्छा को क्या कहते हैं, डिमांड कहते हैं। ये किसी भी चीज़ का इच्छा हुआ कि हमें ये चीज़ चाहिए, तो वो उस ग्राहक के लिए, उस ग्राहक को, उस कंपनी के लिए क्या हो गया, डिमांड हो गया। समझ गए, इस पॉइंट को आप समझ गए होंगे कि डिमांड किसे कहते हैं। ग्राहक को किसी भी वस्तु, इसको राइट डाउन कर लीजिए कि ग्राहक को किसी भी वस्तु अथवा सेवा को खरीदने की इच्छा को क्या कहते हैं, डिमांड कहते हैं, मांग कहते हैं। तो ये पॉइंट आप लोग बहुत अच्छे तरह से समझ गए होंगे। तो ये सब क्या हो जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाती है। अब हम चलेंगे जो 6 पॉइंट है हमारा, 6 पॉइंट क्या कहता है, मांग पूर्वानुमान। मांग पूर्वानुमान, ये सब समझ गए। मांग पूर्वानुमान क्या है, पूर्व से अनुमान, कोई भी डिमांड का पूर्व से अनुमान लगा लेना, डिमांड फोरकास्टिंग इसको कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिमांड फोरकास्टिंग कहते हैं। मांग पूर्वानुमान,
पूर्व अनुमान लगा लेना। कोई भी चीज व्यवसाय में या बाजार में कोई व्यवसाय करते हैं और उस प्रोडक्ट की जो डिमांड होती है बाजार में, उसकी पूर्वानुमान लगा लेना कि जो कस्टमर होगा वो क्या चीज डिमांड करेगा, किस टाइप का प्रोडक्ट डिमांड करेगा। तो वो क्या कह रहा है, मांग पूर्वानुमान। जो हमारा कस्टमर जो बाजार में डिमांड है उसका पूर्व अनुमान लगा लेना, इसे क्या कहते हैं, पूर्वानुमान। पूर्व अनुमान, किसी भी चीज का पहले से अनुमान लगा लेना कि क्या कस्टमर क्या सोचेगा, क्या खरीदेगा। जैसे कि आप एक एग्जांपल ले लीजिए, अभी ठंडा का टाइम है, अभी ठंडा के टाइम में जो कस्टमर होंगे वो क्या डिमांड करेगा, वो गर्म कपड़ा डिमांड करेगा, वो स्वेटर डिमांड करेगा। तो ये हम लोग जो व्यवसाय किया होगा वो पहले से क्या करेगा, जो कपड़ा का व्यापारी होगा वो पहले से क्या करेगा, इस चीज का इंतजाम करेगा, पूर्ति कर चुका होगा, वो बाजार में अपना प्रोडक्ट ला चुका है। तो ये पहले से उसने सोच लिया कि अब ठंडा आने वाला है, अब इस चीज की डिमांड होगी। तो क्या है, डिमांड पूर्वानुमान। इस चीज डिमांड जो होगी उसकी पहले से अनुमान लगा लिया कि अब इस चीज की अनुमान होगी तो हमें क्या करना है, इस चीज को लाना है, इस प्रोडक्ट को लाना है और मार्केट में सेल करना है। तो पहले से क्या कर लिया, इस चीज की अनुमान लगा के वो प्रोडक्ट जो स्वेटर था या कुछ भी है जो गर्म कपड़ा है उसको क्या किया, मार्केट में ले आया ताकि कस्टमर उस चीज को परचेज कर लेंगे। तो ये क्या हुआ, मांग पूर्वानुमान। मांग पूर्वानुमान का एक मैं शॉर्ट एग्जांपल दिया था। तो चलिए ये भी पॉइंट आप समझ गए कि मांग डिमांड फोरकास्टिंग आखिर होता क्या है, मांग पूर्वानुमान आखिर होता क्या है। तो चलिए अब हम चलेंगे 7th पॉइंट की ओर। 7th पॉइंट क्या कह रहा है, मांग पूर्वानुमान में सम्मिलित कारक। मांग पूर्वानुमान में सम्मिलित कारक, मांग पूर्वानुमान जो करते हैं उसमें कौन कौन से कारक सम्मिलित हैं। देखिए पहला है पूर्वानुमान की लंबाई। पूर्वानुमान कितने वर्ष का होता है, पूर्वानुमान कितने टाइम का होता है, किस टाइम तक हम कौन कौन से अवधि में पूर्वानुमान कर सकते हैं, कैसे पूर्वानुमान कर सकते हैं, इसी के बारे में यहाँ बताया गया। तो पहला क्या कहता है, अल्पकालीन। अल्पकालीन पूर्वानुमान, अल्पकालीन मतलब कम समय के लिए पूर्वानुमान। इसमें बाजार की वित्तीय व्यवस्था के बारे में सोचा जाता है कि बाजार में कैसे क्या करें, कि ये कितने अवधि के लिए होता है, ये 12 माह, सिर्फ 12 माह के लिए होता है। ये कितने माह के लिए होता है, ओनली 12 माह के लिए होता है। इसमें ये सब चीज देखा जाता है। अब देखिए दूसरा क्या कह रहा है, मध्यकालीन। मध्यकालीन है, 1 से 2 वर्ष के लिए होता है। मध्यकालीन पूर्वानुमान होता है 1 से 2 वर्ष। इसमें व्यवसाय की कितनी लाभ होगी, क्या होगी, मतलब इसमें प्रशासनिक ढंग से क्या होगी, कैसे प्रशासन वर्क करेगा। प्रशासन, जो प्रशासन कहने का मतलब क्या, जो सरकार लीगल जो टेंडर होगा, लीगल जो मतलब एडवाइस होगा उसके अकॉर्डिंग कोई भी वर्क किया जाता है। तो ये इसमें क्या होता है, ये सब चीज सोचा जाता है। ये 1 से 2 साल के अंतर्गत होता है। और इसमें क्या है, दीर्घकालीन, ये 10 वर्ष के लिए होता है। 10 वर्ष, इसमें कुछ भी आप कोई भी चीज सोच सकते हैं, दीर्घकालीन पूर्वानुमान कर सकते हैं। कुछ ज्यादा दिनों के लिए पूर्वानुमान कर सकते हैं कि व्यवसाय जो होगी उसमें कितना चीज लगेगा और जो हमारा जो होगा अंतर्गत क्या होता है, 10 वर्ष तक अवधि पूंजीगत व्यय, ये सब चीज के बारे में क्या किया जाता है, सोचा जाता है। तो ये सब चीज हमारा हो जाता है दीर्घकालीन के अंतर्गत आ जाता है। अब चलिए दूसरा देखते हैं, पूर्वानुमान का स्तर, जो पूर्वानुमान का लेवल क्या है। सूक्ष्म स्तर पूर्वानुमान, छोटे लेवल पे सूक्ष्म स्तर पूर्वानुमान। छोटे लेवल पे पूर्वानुमान किया जाता है कि गांव भर में अगर कोई भी चीज़ का डिमांड है, कोई भी चीज़ का डिमांड है तो उसको कैसे फुलफिल किया जाए। तो ये सब चीज़ के बारे में किस में आता है, सूक्ष्म स्तर के पूर्वानुमान। अब फर्म लेवल, फर्म लेवल की एक कंपनी है उसमें पूर्वानुमान किया जाता है कि कंपनी में कितना चीज़ डिमांड है, क्या चीज़ डिमांड है और कैसे इस चीज़ को पूर्ति किया जाए। तो हर एक चीज़ के बारे में पूर्व अनुमान लगा लेना ही होता है। और उद्योग पूर्वानुमान, ये एक बड़े स्तर का पूर्वानुमान है जो व्यापारिक संघ के द्वारा किया जाता है। ये किसके द्वारा, ये जो है फर्म स्तर पूर्वानुमान, ये जो प्रबंध का बहुत ही महत्वपूर्ण स्तर है और महत्वपूर्ण क्या है, पूर्वानुमान है। अब देखिए तीसरा जो पॉइंट है उद्योग स्तर, इससे क्या किया, किसके द्वारा किया जाता है, व्यापारिक संगठन के द्वारा। इसको सोचा जाता है, व्यापारिक संगठन के द्वारा क्या किया जाता है, इस चीज को तैयार किया जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। मांग पूर्वानुमान में सम्मिलित कौन कौन से जो कारक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब हम लोगों को देखना है 8 पॉइंट। 8 पॉइंट क्या कह रहा है, आपको समझने की जरूरत होगी। 8 पॉइंट क्या, मांग पूर्वानुमान की विधियां। मांग पूर्वानुमान की जो विधियां हैं वो कौन कौन से हैं, ये सब चीज के बारे में हम लोग क्या करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, हम लोगों को देखना पड़ेगा। तब तक आप इस चीज को हर एक कॉपी पे नोट बना लीजिए ताकि इस चीज को आप अच्छे से समझ सकते हैं। अब हम लोग बढ़ेंगे मांग पूर्वानुमान की विधियां। मांग पूर्वानुमान की विधियां क्या क्या हो जाती है इसके बारे में बढ़ेंगे। देखिए फर्स्ट क्या है, सर्वेक्षण विधि, सर्वे मेथड। अब मांग पूर्वानुमान जो करेंगे, डिमांड फोरकास्टिंग, क्या डिमांड है उसको कैसे पता करेंगे, एक सर्वेक्षण विधि के द्वारा पता करेंगे। ये क्या हो जाती है, विधि है, मांग पूर्वानुमान की विधि। मांग पूर्वानुमान विधि कहने का मतलब कि जो डिमांड फोरकास्टिंग करेंगे, मांग की पूर्वानुमान करेंगे, पूर्वानुमान लगाएंगे, वो किस किस विधि से लगा सकते हैं, वो किस किस विधि से लगा सकते हैं, वो विधियां यहाँ पे है। पहला विधि है सर्वेक्षण विधि, दूसरा है सांख्यिकी विधि, स्टैटिस्टिक्स मेथड, और तीसरा क्या होता है, मार्गदर्शन विधि, लीडिंग मेथड।
ये क्या हो जाता है, ये सब इसके मेथड हो जाते हैं, इसके अकॉर्डिंग हमको डिमांड का फोरकास्टिंग, मांग का पूर्वानुमान का पता चल जाता है। तो ये पहला क्या है, सर्वेक्षण विधि। सर्वे जानते होंगे कि सर्वे आजकल क्या कर रही है गवर्नमेंट, सर्वे कर रही है कितना पॉपुलेशन है, ये सब चीज़ के बारे में सर्वे करके पता चल जाता है कि कितना पॉपुलेशन है आखिर हमारे कंट्री में। तो ये सब चीज़ के बारे में क्या होता है, पता चल जाता है। तो अभी देखिए ये सर्वेक्षण विधि है। किसी बिजनेस में अगर डिमांड है, कोई भी चीज़ का डिमांड है, उसकी सर्वेक्षण करना, उससे जाकर किसी चीज़ पे, जैसे देख लीजिए मैं एक एग्जांपल, शॉर्ट एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ कि यहाँ पे अगर एक कंपनी है राइट, और यहाँ क्या है, कस्टमर है। तो अब हम स्टैटिस्टिक्स मेथड के द्वारा, सर्वे मेथड के द्वारा हम कैसे सर्वे करेंगे, इससे पता, जैसे हमने क्या किया, यहाँ पे विज्ञापन किया, मार्केट में विज्ञापन किया, इसको पता चला, यहाँ पे किसको पता चला, कस्टमर को पता चला कि अच्छा ये चीज़ है, ये चीज़ आ रहा है मार्केट में। तो वो कस्टमर क्या होगा, वहाँ से भी अट्रैक्ट होगा। तो ये स्टैटिस्टिक्स मेथड सर्वे करके कि पूछ के सबको बता के, हर एक चीज़ के बारे में बता के कि यहाँ पे ये चीज़ मिल रहा है, ये सब चीज़ मिल रहा है, सर्वे करके हमको क्या करना होता है, सर्वे विधि है एक पूर्वानुमान करने की। और दूसरा देखिए स्टैटिस्टिक्स मेथड क्या होता है कि आप एक नॉर्मल, ये छोड़िए, आप एक नॉर्मल एग्जांपल के थ्रू समझिए कि जब केबीसी होता था तो एक क्या होता, ऑडियंस पोल होता था। ऑडियंस पोल में क्या था कि आपको ऑप्शन दिया जाता था, और जो ऑप्शन सही है, जितना ज़्यादा उसका वो आया, जितना ज़्यादा इसकी वोट आई, वो क्या हुआ, उस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है, उस चीज़ की वो चीज़ डिमांड में है, मतलब वो चीज़ सही है और वो चीज़ डिमांड में। तो ये ऐसे ही क्या होता है कि इस चीज़ के बारे में पता लगाया जाता है, वो पता लगाया जाता है हर एक जगह से। तो ये क्या हुआ, एक सांख्यिकी मेथड। और तीसरा देखिए मार्गदर्शन विधि, लीडिंग मेथड है। लीडिंग मेथड के अकॉर्डिंग क्या होता है कि आपको जो पहले से कर चुके हैं, जैसे मैं कोई भी स्टूडेंट वो टीचर, क्या यहाँ एक स्टूडेंट है और एक टीचर है। तो टीचर यहाँ स्टूडेंट को क्या करता है, लीड करता है, दैट मीन्स पढ़ाता है और बताता है मैं भी ऐसे ही पढ़ाता, अगर तुम अच्छे से पढ़ रहे हो, अगर इस चीज़ को, इस क्लास को अच्छे से अगर पढ़ोगे, देन तुम अच्छा से अच्छा मार्क्स ला सकते हो अगर अच्छे से पढ़ोगे। तो इसके पास क्या एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस अपने साथ शेयर कर रहा है। तो यहाँ लीडिंग मार्गदर्शन विधि के क्या कहा जाता है, जो भी बिजनेस को अच्छे से कर चुके हैं, जो बिजनेस को अच्छे से रन कर चुके हैं, उनके द्वारा एडवाइस लिया जाता है। वो बताते हैं कि इस बिजनेस को ऐसे करो, इसको ऐसे करो, तो ये तुम्हारा बिजनेस अच्छे से ग्रो करेगा। तो ये सब क्या हो जाता है, ये एक विधि है, ये सब क्या है, एक मार्गदर्शन विधि है, क्या चीज, मांग पूर्वानुमान की एक विधियां हैं। तो ये सब चीज आप समझ गए। अब 9th पॉइंट हम समझते हैं क्या है। 9th पॉइंट हमारा क्या कहता है, विपणन की अवधारणा। विपणन की जो अवधारणा है वो क्या हो जाती है, ये दो चीज पे टिका हुआ है। देखिए दो चीज, इसका पॉइंट क्या हो जाता है, इसकी 2 पॉइंट होती है, संकुचित विचारधारा, ओल्ड ट्रेडिशन, और आधुनिक विचारधारा, न्यू ट्रेडिशन। न्यू ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग हम बताएंगे और ओल्ड ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग। ओल्ड ट्रेडिशन में क्या होता था कि अगर व्यवसाय अगर आप कर रहे हैं तो उस व्यवसाय की जो प्रोडक्ट होती थी उसको बस सेल कर दिया जाता था, उसके बदले में हमें पैसा मिल रहा है बस। वहीं पे क्या हुआ, आधुनिक विचारधारा, ये पुराने विचारधारा के अनुसार था कि उसको सेल कर दिया जाता था, पैसा कमाने के व्यू से पैसा आ रहा है, सेल किए, कोई भी प्रोडक्ट है जो हमारा, उसको हमने क्या किया, सेल कर दिया, उसके बाद हमें कोई मतलब नहीं है किसी से। बट यहाँ आधुनिक विचारधारा, ओल्ड न्यू ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग क्या हुआ, जो बाजार जो बना न्यू ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग, जब हम कोई भी परचेज करते हैं उस पर क्या दिया जाता है, गारंटी दिया जाता है, वारंटी दिया जाता है, उसकी सेवाएं दी जाती है, उस प्रोडक्ट पर क्या दिया जाता है, सेवा प्रदान किया जाता है। तो कस्टमर उससे ज़्यादा अट्रैक्ट होता है और कस्टमर क्या है, अब न्यू ट्रेडिशन में आ चुका है। तो न्यू ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग जो हमने मान लीजिए एक पंखा खरीदे, फैन, पूरा एंशिएंट टाइम जब, मतलब संकुचित विचारधारा के अकॉर्डिंग क्या था कि इस पे कुछ नहीं, आप परचेज कर लीजिए बस हो गया। और आधुनिक विचारधारा के अकॉर्डिंग क्या है कि जो मार्केट है उसमें आप कोई प्रोडक्ट लेते हैं, उस पर आपको क्या किया जाता है, गारंटी दिया जाता है, वारंटी दिया जाता है, अगर खराब होता है तो उसकी मरम्मत किया जाता है। तो ये सब चीज़ क्या है, सेवाएं मिला आपको किस में, आधुनिक विचारधारा। तो ये इसका क्या हो जाता है, एग्जाम्पल हो जाता है। इसमें मैं नॉर्मल एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा दिया कि दोनों में क्या डिफरेंस है। अब देखिए 10th पॉइंट क्या कह रहा है, विपणन का स्वभाव क्षेत्र। विपणन का क्षेत्र कौन कौन सा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर। इससे क्या होता है कि आपको 5 से 7 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। अगर आप ऐसे ही अच्छे से क्लास करते जाइएगा पूरे क्लास 1 to 23 चैप्टर तक, देन आप 85 to 90% मार्क्स कहीं नहीं जाएगा। 90 मार्क्स आपका 100 आउट ऑफ 100 90 मार्क्स आपका कहीं नहीं जाएगा। तो आप इसको अच्छे से क्लास करते जाइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए, ताकि उनको भी क्या हो कि वो नॉलेज गेन कर सके और अच्छे से अच्छे एग्जाम में लिख सकें। तो अपने दोस्तों के साथ आप शेयर कर लीजिए। अब चलिए देखते हैं हम 10th पॉइंट क्या कहता है।
विपणन का स्वभाव क्षेत्र, विपणन का स्वभाव क्षेत्र है वो कौन कौन सा है? पहला उत्पाद नियोजन। अब जो व्यवसाय होगा, बाजार होगा, उसमें उत्पाद नियोजन, प्रोडक्ट प्लानिंग कर लेना ज़रूरी है। प्रोडक्ट के बारे में प्लानिंग कर लेना ज़रूरी है कि जो हमारी प्रोडक्ट होगी वो क्या होगी, जो हमारी प्रोडक्ट होगी कौन सी प्रोडक्ट होगी जो मार्केट में अच्छे से अच्छे बिकेगी, अच्छे से अच्छे क्या होगी वो चलेगी। तो इस चीज़ के बारे में हम क्या करना होगा, सोच लेना होगा कि प्रोडक्ट के बारे में प्लानिंग कर लेना। कोई भी व्यवसाय को स्टार्ट करने से पहले हमें क्या करना होगा कि प्रोडक्ट के बारे में हमें क्या करना होगा, सोच लेना अत्यंत जरूरी होगा। अब चलिए देखते हैं सेकंड पॉइंट क्या कहता है, वितरण माध्यम निर्धारण। वितरण माध्यम निर्धारण। अब जो हमने प्रोडक्ट बना लिया उसको कस्टमर तक कैसे पहुंचाएंगे, कैसे वितरित करेंगे, कैसे प्रदान करेंगे, वो कस्टमर जो होगा कैसे इसको खरीदेगा, कैसे हम मार्केट में ले जाएंगे, उसके बारे में भी निर्धारण कर लेना किसका काम है, विपणन का स्वभाव है। ये क्या है, विपणन का स्वभाव, विपणन का स्वभाव क्षेत्र है। वो पहले करता है उत्पाद का नियोजन कर लेता है, प्लानिंग कर लेता है उत्पाद, कौन सी प्रोडक्ट हमारी लॉन्च होगी, कौन सी प्रोडक्ट हमारी जो होगी कंपनी में बनेगी। दूसरा क्या होता है कि वितरण माध्यम। अब देखता है कि उस प्रोडक्ट जो बन चुका है उसको कैसे वितरित करेंगे, किस टाइप से वितरित करेंगे, ये सब क्या है, कैसे करेंगे, किस टाइप से करेंगे और किसके द्वारा करवाएंगे। तो हर एक चीज सोचना एक किसका होता है, विपणन का स्वभाव हो जाता है, विपणन स्वभाव क्षेत्र है। तो ये चीज कर लिया। आप देखिए उपभोक्ता अनुसंधान। उपभोक्ता अनुसंधान भी क्या हो जाता है, इसका विपणन का स्वभाव हो जाता है। चौथा देखिए मूल्य निर्धारण। अब उस प्रोडक्ट पे क्या हो जाते हैं, मूल्य निर्धारण, मूल्य का निर्धारण करना। उस जो हमारा प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट जो है, जो हमने बनाया, जो हमने व्यवसाय स्टार्ट की, जिस चीज़ से जो प्रोडक्ट हमने लॉन्च करी, उसका मूल्य क्या होगा, प्रतियोगी को देखते हुए भी मूल्य का निर्धारण करना। हर एक चीज़ को देखते हुए एक मूल्य का निर्धारण करना कि किस टाइप से उसका मूल्य रखेंगे जो कस्टमर होगा वो अफोर्ड कर पाएगा। जो लो बजट का जो कस्टमर जो होगा, जिसके पास ज़्यादा पैसा नहीं होंगे, वो भी अफोर्ड उस चीज़ को कर ले, तो वो इसका क्या होगा, मूल्य निर्धारण। ये सब क्या हो जाता है, विपणन का स्वभाव क्षेत्र हो जाता है। अब चलिए फिफ्थ पॉइंट देखते हैं, विक्रय के बाद सेवा। मैंने बताया आपको कि विक्रय के बाद क्या सेवा, जैसे आपने यहाँ पे क्या किया था, आपने यहाँ किया था फैन खरीदा था, यहाँ क्या किया था, परचेज किया था क्या, फैन। इसके बाद क्या किया गया आपको कि पहले ओल्ड ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग क्या किया जाता था, यहाँ पे कोई भी सेवा प्रदान नहीं की जाती थी, बट न्यू ट्रेडिशन के अनुसार क्या है, इस पे सेवा, मरम्मत जो भी है, इसका गारंटी, इसकी वारंटी, हर एक चीज इस पे क्या किया दिया जा रहा है, गारंटी दिया जा रहा है, वारंटी दिया जा रहा है। तो विक्रय प्रांत सेवा, विक्रय के बाद इस पे जो खरीद लिया या बेच दिया, उसके बाद कोई भी चीज़ को, प्रोडक्ट को हम परचेज किए, उसके बाद जो सेवा प्रदान करना, ये सब गारंटी देना, वारंटी देना, ये सब चीज़ भी क्या हो जाता है, विपणन का स्वभाव क्षेत्र हो जाता है। अब देखिए 6 पॉइंट क्या है, विक्रय संवर्धन। विक्रय संवर्धन तो जानते हैं, सेल प्रमोशन, विक्रय संवर्धन, सेल प्रमोशन। तो सेल का प्रमोशन बहुत ही अच्छे अलग अलग ढंगों से किया जाता है। जो भी सेल है उसका प्रमोशन जो होता है वो बहुत ही अलग अलग ढंगों से किया जाता है। जैसे कि इसका जो प्रमोशन करेंगे, इसका जो प्रमोशन होगा एक विज्ञापन के थ्रू भी हो सकता है, विज्ञापन में संचार के थ्रू संचार हो जाएगा, टीवी हो जाएगा, सोशल मीडिया हो जाएगा, पेपर हो जाएगा। ये सब चीज़ क्या है, इसको प्रमोट करने का जो व्यवसाय है, जो प्रोडक्ट है, जो विक्रय है, उसको प्रमोशन करने का एक बहुत ही बड़ा तरीका हो जाता है। तो ये क्या है कि आपका जो चैप्टर था यहीं पे समाप्त होता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाती है। ये सब पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाती है। इसको राइट डाउन कर लीजिए, पूरा चैप्टर आपको इसी में कवर हो गया, बहुत ही अच्छी तरह से कवर हो गया। तो ये जो आज हम लोगों ने पढ़ा चैप्टर 3 का नाम था विपणन, जो विपणन बाजार मूल्यांकन, मार्केट असेसमेंट के बारे में हम लोगों ने अच्छे से देखा। इसमें अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी देन आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, और अगर आपको ये अच्छी लगेगी, ये क्लास अच्छी लगी तो लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन होगी सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, चैप्टर 4 की क्लास में मिलेंगे हम लोग। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।